नमो नमः मित्रों, प्रिय संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में पूरी तत्परता के साथ लीन होंगे। तो चलिए आज हम लोग संस्कृत से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ण का अर्थ है। वर्ण का क्या अर्थ है? वर्ण का अर्थ है पद है, शब्द है, अक्षर है अथवा वाक्य है। तो देखिए आपने टिक देखकर ही, लेकिन टिक को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, बिना टिक देखे आप सोचिएगा क्या होता है। तो वर्ण का अर्थ क्या होता है? अक्षर होता है। ठीक है। पद क्या होते हैं? तो जो एक या दो से अधिक अक्षरों से मिलकर बने होते हैं उसे पद कहते हैं। जैसे अक्षर जो है एक पद है ये। शब्द भी वही होता है। वाक्य क्या होता है? जो कई शब्दों से मिलकर के बने होते हैं। स्वर के कितने भेद हैं? 1, 4, 5 अथवा 3। स्वर के कितने भेद हैं? तो स्वर के 3 भेद हैं। ये आपको सबको पता होगा, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, 3 प्रकार के स्वर होते हैं। फिर तीसरा प्रश्न आता है, व्यंजन का दूसरा नाम है। क्या नाम है? अच है, सल है, यण है अथवा हल। तो हल को ही व्यंजन कहते हैं और अच का दूसरा नाम स्वर है। ठीक है। अगर स्वर का दूसरा नाम कहा जाए तो अच है और व्यंजन का दूसरा नाम कहा जाए तो हल है। सल किसको कहते हैं? तो जो शाह आता है, इनको सलवर्ण कहते हैं। यण किसे कहते हैं? या व राला को यण कहते हैं। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि स्वर को और क्या कहते हैं? तो देखिए अभी ऊपर ही बता दिया था कि स्वर को और अच कहते हैं, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 5। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? का से ञ तक, का से ना तक, का से मा तक अथवा का से ज्ञा तक। तो स्पर्श वर्ण होते क्या, पहले ये जानिए। तो जिन वर्णों को उच्चारण करने में हमारे मुंह के अंदर के कोई कहीं ना कहीं से टच होता है तो उसे हम स्पर्श वर्ण करते हैं। और इसका एक सूत्र है, कादेव माँ अवसाना, यानी आदि में का हो और बाद में यानी का से लेकर माँ तक जितने वर्ण हैं 25 वर्ण, इन सभी को स्पर्श वर्ण करते हैं और इनकी संख्या 25 है। ठीक है, संस्कृत में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि व्यंजनों के कुल कितने भेद हैं? व्यंजनों के कुल कितने भेद हैं? क्या 2 हैं, 3 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं अथवा 5 हैं? व्यंजन के कितने वर्ण होते हैं बताइए? व्यंजन कितने होते हैं? प्रश्न संख्या 6, व्यंजन के कितने वर्ण होते हैं? तो व्यंजन के 4 भेद होते हैं ना। स्पर्श व्यंजनों के 4 भेद होते हैं। स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण, इस तरीके से 4 भेद होते हैं व्यंजनों के। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि ता का उच्चारण स्थान क्या है? ता, देखिए पहले आप बोलिए। देखिए ता, आपकी जीवा जो है कहाँ पर टच हो रही? दंत पर। तो कौन सा होता है? दंत हो जाएगा। एक बार उच्चारण करके भी देख लीजिएगा। ठीक है, इस टाइप का जब प्रश्न पूछे तो अंतस्थ के अंतर्गत कितने वर्ण सम्मिलित किए गए हैं? तो पहले देखिए अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? तो य र ल व जो है अंतस्थ वर्ण है। या व र और ल 4 वर्ण अंतस्थ के अंतर्गत आता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी की जगह अगर ये पूछ लिया जाए अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है, ये ना देकर के ये पूछ लिया जाए इनकी संख्या कितनी है, तो आप 4 मार दीजिएगा। ठीक है। और इसी की जगह ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सल वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, ऐसे दे दिया जाएगा। अंतस्थ की जगह दे दिया जाएगा सल। तो सल के अंतर्गत शा और हा, तीनों सा और हा आता है। देखिए सल में सा आ रहा है तो सा वाला जो होगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। प्रश्न संख्या 10। अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। तो अच प्रत्याहार ऐसा प्रत्याहार है, हम लोग कहते हैं अच स्वरों को और क्या कहते हैं? अभी ऊपर हमने पढ़ा कि स्वर को और क्या कहते हैं, तो अच कहते हैं। क्यों अच कहते हैं? क्योंकि इसके अंतर्गत सभी स्वर आ जाते हैं। देखिए तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सारे स्वर यहाँ पे आ गए हैं। और संस्कृत में अगर स्वरों की संख्या पूछ ली जाए तो संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 है ना। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, दीर्घ संधि का उदाहरण है रमेशा, सदैव, श्रीसा अथवा पावका। तो देखिए विच्छेद कर लीजिएगा, रमा धन ईशा। अब देखिए दीर्घ संधि में दोनों समान वर्ण होते हैं। इधर आ आया है उधर ई आया है तो असमान है, इसको काट दीजिए। सदा है, फिर एव है। अब देखिए इधर आ आया और ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि दीर्घ संधि क्या करता है कि दोनों तरफ समान वर्ण हो। अक वर्ण दोनों तरफ समान हो, यानी इधर आ है तो उधर भी आ हो, इधर ई है तो उधर भी। और श्रीसा में देखो, श्री
और ईसा तो इधर भी बड़ी है इधर भी बड़ी है, तो ई मिल करके बड़ी ही हो गई, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। संधि वाले प्रश्न जब भी आए तो पहले विच्छेद कर लिया करिए। गुण संधि का सूत्र है। अच्छा, संधि एक ऐसा टॉपिक है जिससे 1-2 नंबर का प्रश्न बनना ही बनना है। गुण संधि का सूत्र है वृद्धिरेचि आकाशवणे दीघा आदि गुणा इकोणेचि। तो गुण संधि का सूत्र क्या है? आदि गुणा। और इसी की जगह देखिए बहुत कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में, ये ध्यान में रखिएगा। अगर पूछा जाए गुण संधि का सूत्र तो आदि गुणा होगा, लेकिन यहाँ संधि ना दे करके पूछ लिया जाए आपसे गुण संज्ञा का सूत्र। गुण संज्ञा, गुण संज्ञा यदि पूछ ली जाए कि गुण संज्ञा का सूत्र क्या है, तो आदि गुणा नहीं होगा, तब क्या होगा? अदेंग गुणा, अदेंग गुणा। ठीक, तो इस चीज़ को याद रखिए कि ये बहुत कंफ्यूज करता है। हम लोग रटे हैं गुण संधि का सूत्र आदि गुणा, और गुण संज्ञा अगर पूछा जाएगा तो पहले ऑप्शन में ही दे दिया जाएगा आदि गुणा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगर संज्ञा पूछी जा रही है, ये गुण संज्ञा का सूत्र, गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो अदेंग गुणा। और गुण संधि करने वाला सूत्र यदि पूछा जाए तो आदि गुणा होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 13। अच्छा, यहीं पर देखिए वृद्धिरेचि, वृद्धिरेचि लिखा गया है ना, क्योंकि इससे बनने वाले सवालों को और सवाल जो इससे बन सकते हैं उसको भी हल कर लीजिए। प्रश्न का उत्तर सीधे सीधे जान लेना ही सही नहीं है, उसकी आप चारों प्रश्न ऑप्शन की व्याख्या कर लेंगे तो थोड़ा सा आप किसी टाइप से भी प्रश्न, देखो जो हम दे रहे हैं प्रश्न वही प्रश्न आ जाए ऐसा अनिश्चित है। ठीक है, वो बिल्कुल नहीं। हाँ, इसी टाइप के प्रश्न आएंगे, और इस टाइप से थोड़ा हट के भी, जैसे हमने गुण संधि पूछ लिया तो वहाँ यण संधि पूछ सकता है ना। तो इसी तरीके मतलब टाइप ऐसा ही होता है, इसीलिए चारों ऑप्शन की व्याख्या करनी ज़रूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो ऑप्शन दिया उससे रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया जाए। तो अब देखिए पहले ऑप्शन में यहाँ पे वृद्धिरेचि है, तो देखिए एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि वृद्धिरेचि किसका सूत्र है, कौन सी संधि का सूत्र है। ठीक है, इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है कि वृद्धिरेचि किस संधि का सूत्र है। क्या पूछा जा सकता है कि वृद्धिरेचि किस संधि का सूत्र है। यदि ये पूछ लिया जाए तो आपको क्या बताना है? वृद्धि संधि। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। और यहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, ध्यान रखिएगा, वृद्धि संधि और वृद्धि संज्ञा, गुण संधि और गुण संज्ञा। वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? वृद्धिरेचि नहीं होगा, ये संधि करने वाला सूत्र है, वृद्धि संधि। लेकिन वृद्धि संज्ञा करने वाला अगर सूत्र की हम बात कहें तो क्या होगा? वृद्धि रादेच, वृद्धि रादेच। ठीक, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखिएगा। और इस टाइप के कंफ्यूज करने वाले प्रश्न टीटी वगैरह में अक्सर पूछे जा सकते हैं। वैसे अभी हाल ही में जो टीजीटी की परीक्षा हुई, पीजीटी के जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया, उनको देखने को ये मिला कि इस बार जो पेपर कराया गया उसका जो स्तर था बहुत ईजी प्रश्न पत्र था। तो जहाँ तक हमें लग रहा है कि इस बार टीटी का भी प्रश्न पत्र बहुत ज़्यादा टफ लेवल का नहीं बनाया जाएगा, जैसे 2018, 13, 12, 13 में इस प्रश्न आते थे, शायद उस तरीके से प्रश्न नहीं होंगे, थोड़ा सा इजी लेवल का ही हो ताकि सभी कर सके। क्योंकि इस बार अध्यापकों को भी, बहुत सारे अध्यापकों को भी पेपर देना है, तो जाहिर सी बात है कि इस बार पेपर का स्तर थोड़ा निम्न रहेगा। चलिए, निम्न का मतलब है अच्छा रहेगा, जो आप कर पाओगे, बहुत अंदर का नहीं पूछेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि अभी हाल ही में टीजीटी और पीजीटी इत्यादि की और आपकी जीआईसी इत्यादि की जो परीक्षाएं हुई हैं वो बहुत इजी स्तर की हुई हैं, बहुत मतलब सरल पेपर आए हैं। तो उसके हिसाब से अनुमान ये लगाया जा सकता है कि इस बार टीटी का भी पेपर ईजी ही रहेगा। चलिए, प्रश्न संख्या 13 कह रहे हैं राम शेते इस सूत्र का उदाहरण है। स्टोस्टुनास्टु स्तोश्चुनाश्चु झलाम जसंतो झलाम जस्छसी। तो राम शेते, यह यदि देखिए शा आया है यहाँ पर बीच में, तो स्टोश्चुनाश्चु है। यदि टा वर्ग होता तो यहाँ स्टोस्टुनाष्टुत होता। स्टोस्टुनाष्टु किस संधि का सूत्र है? ष्टुत्व संधि का सूत्र है। किसका है? ष्टुत्व संधि का। यही पूछ लिया जाए कि स्तोश्चनाश्चु किस संधि का सूत्र है? तो ष्टुत्व संधि का सूत्र है। तो अच्छा, ये रिलेटेड करके पढ़ते चलिए, ताकि एक प्रश्न में 4 प्रश्न आपका और तैयार हो जाए। मतलब जो 15 प्रश्न हैं वो है ही हैं,
और उसको 4 से गुणा कर दीजिए। इस तरीके से आपके काफ़ी प्रश्न हो गया है ना। तो प्रश्न हमेशा प्रश्नों को जब भी हल करिए तो उसकी व्याख्या, उसके ऑप्शन को भी जानते चलिए कि यदि ये ना करिए आ जाएगा तो क्या होगा, है ना। तो अब ये झलाम जसन तो क्या करता है, जस तो संधि करता है। झलाम जैसी अपदान तो जस तो करता है ना। तो ये सारे जो है आपको बता दी। हाँ हाँ आओ। इतना रात में भी लोग का बर्तन नहीं खाली है। अरे कमाल हो गया भाई, थके मेरे। आओ अभी ऊपर जाओ तो नीचे जाओ।